ओवरऑल हमने देखा था, देखो एक तो हमने विश्व मानचित्र के बारे में पढ़ लिया था, ये था ऐसे तो मानचित्र बनना था, दुनिया का मानचित्र, ठीक है। और इस मानचित्र के अंतर्गत कितने थे, यानी 7 महाद्वीप थे और 5 महासागर थे, इसको अध्ययन कर लिया था। इसका मैंने बताया था आपको, जो ये मानचित्र है, इस मानचित्र का जनक कौन था, इस मानचित्र का जनक कौन था, तो कौन था, अनेक्सिमेंडर था। कौन था, अनेक्सिमेंडर। इस मानचित्र का जनक कौन था, अनेक्सिमेंडर था, राइट इसका। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ये हमने मानचित्र देख लिया, ठीक है, इसके जस्ट बाद में अब हमारे सामने आता है ग्लोब। क्या आता है, ग्लोब, यानी ग्लोब को पढ़ करके तब आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हमारे जितने फैक्ट है वो आसानी से हमें समझ में आए। तो अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, ग्लोब के बारे में। ग्लोब कुछ इस प्रकार का ही होता है, ग्लोब मान लेते हैं, यानी कि एकदम गोल नुमा है, यानी कि कैसा है, गोल है, आकृति के रूप में देखा जाए कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। ग्लोब मतलब पृथ्वी, क्या बोलते हैं, पृथ्वी का जो हमारे सामने चित्र होता है उसे पृथ्वी कह देते हैं, ग्लोब कह देते हैं इसको। तो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को यानी कि 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में, ठीक है। 2 भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है, विषुवत रेखा नाम है। क्या नाम है, विषुवत रेखा नाम है। क्या नाम है, विषुवत रेखा, ठीक है। एक चीज समझते हैं यहाँ पर, देखो जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है, विषुवत रेखा है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी जो बिंदु है उसका नाम क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। क्या नाम है, उत्तरी गोलार्ध। पृथ्वी का ऊपरी जो बिंदु है उसका नाम क्या है, उत्तरी गोलार्ध। और पृथ्वी का जो नीचे वाला बिंदु है उसका नाम क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। क्या नाम है, दक्षिणी गोलार्ध नाम है। पृथ्वी का जो नीचे वाला बिंदु नाम है उसका नाम क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। मतलब नॉर्थ पोल कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। बराबर वाली रेखा बांटने वाली रेखा का नाम क्या है, विषुवत रेखा। क्या नाम है, विषुवत रेखा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारे सामने ये बनता है, इसमें जिस प्रकार से मानचित्र का जनक अनेक्सिमेंडर है, जिस प्रकार से मानचित्र का जनक अनेक्सिमेंडर है, उसी प्रकार से विश्व ग्लोब का जनक कौन है, विश्व ग्लोब का जनक कौन है, तो कौन है, मार्टिन बेहम है। कौन है, मार्टिन बेहम है। कौन है, मार्टिन बेहम, ध्यान रखना। विश्व ग्लोब का जनक कौन है, मार्टिन बेहम है। याद कैसे करोगे, इसको याद करने का तरीका है कि ग्लोब को देखने पर बेहम में पड़ जाते हैं, बेहम में पड़ जाते हैं ग्लोब को देखने पर, लगता नहीं अजीब सा, बेहम में। बेहम मतलब मार्टिन बेहम। क्या, मार्टिन बेहम, कहीं भूलोगे नहीं ना वो, क्या वो मार्टिन बेहम। तो मार्टिन बेहम क्या है, बेहम में डाल देता है, कौन, मार्टिन बेहम, हो जाएगा याद। तो विश्व ग्लोब का जनक कौन है, बेहम है। कौन है, बेहम है, बेहम में पड़ जाते हैं, बेहम है। कौन है, बेहम है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसके बाद देखो आगे बात करते हैं इसी में। आपको साथ ही साथ नोट करना, ठीक है, आपको बाद में टाइम नहीं देंगे, ठीक है। देखो समझिए आप आराम से, मैंने यहाँ पे बात की है किसकी, जनक की। तो जनक का नाम क्या दिया, बेहम, यानी मार्टिन नाम दिया है। क्या नाम है, मार्टिन बेहम, ठीक है, ये नाम दिया था। अब देखो आगे बात करते हैं। जब मैं विषुवत रेखा की बात करता हूँ, विषुवत रेखा की, तो जो विषुवत रेखा थी वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती थी। ये तो था पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या, विषुवत रेखा। तो चीज़ों को समझें आप अच्छे से। इसका नाम हिंदी में भूमध्य रेखा। क्या नाम है, भूमध्य रेखा नाम है। क्या नाम है, भूमध्य रेखा। और इसे इंग्लिश होता है इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेटर लाइन। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर लाइन, समझो, ठीक है। देखो ये जो शब्दावली है हम जो पढ़ रहे हैं, ये ज्योग्राफी की शब्दावली, किसकी शब्दावली है, ज्योग्राफी की शब्दावली है। और ज्योग्राफी का अपना एक क्या होता है, शब्द होता है, यानी अपना एक शब्दकोश होता है। जब भी कोई विषय पढ़ते हैं तो उस विषय का कोई ना कोई अपना क्या होता है, शब्दकोश होता है। तो शब्दकोश होता है, इसका मतलब क्या, देखो भूमध्य रेखा हिंदी का शब्द हो गया, किसका हो गया, हिंदी का। और इक्वेटर लाइन इंग्लिश का शब्द हो गया, किसका हो गया, अंग्रेजी का, ठीक है। तो फिर ज्योग्राफी भाषा में क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो इसका नाम विषुवत रेखा क्यों पड़ा है, क्योंकि ज्योग्राफी का नाम ही विषुवत रेखा है। क्या है, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा क्या है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है, विषुवत रेखा है। तो अब इसके 3 नाम हो जाएंगे हमारे सामने। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, विषुवत रेखा किसे कहते हैं, और इक्वेटर लाइन किसे कहते हैं। तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन, तीनों का जो परिभाषा है वो एक ही है। क्या परिभाषा है कि तीनों जो शब्दावली आ रही हैं वो क्या कहती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है, विषुवत रेखा है। क्या है, इक्वेटर लाइन है। क्या है, भूमध्य रेखा है। क्या है, भूमध्य रेखा है। इस चीज को लिखो कहीं पर भी, विषुवत रेखा बैठ डालो, उसमें लिखो। एक परिभाषा और बनती है इसकी, क्या बनती है परिभाषा, एक बनती है, देखो ये इसे जो हमने माना, इसे 0 डिग्री मानते हैं। क्या मानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम देते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, ये नाम देता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। एक परिभाषा ये है, सीधे सीधे पूछता है आपसे, तो विशेष रूप से ध्यान रखना। देखो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा,
बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा है। क्या नाम है? विषुवत रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश, ये दोनों परिभाषा राइट है। दोनों परिभाषा क्या राइट है? दोनों परिभाषा को आपको ध्यान रखना, फोकस रखना अच्छे से। गिलफ का चित्र बड़ा बनाओ, आधे पेज बनाओ, कम से कम आधे पेज पर, तब ये बनेगा, नहीं तो छोटा बनाओगे इससे काम ही नहीं चलेगा। इसमें बहुत कुछ डाटा है, इसमें बहुत ज़्यादा। जब ये क्लियर हो जाएगा तब काम चलेगा। देखो इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बहुत इसका रोल है, ध्यान रखना है। आगे तुम्हें अगर याद करना है किसी भी चीज़ को तो याद करने में बहुत हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। ये अपनी शैली है, इसके हिसाब से तुम पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक क्या सारी चीज़ आपको याद रहेंगी, कभी भूलने वाले नहीं हो। और भूल के दिखाना फिर क्या कैसे भूलते हैं। देखो तो 0 डिग्री समझ में आ गया ना। 0 डिग्री मतलब क्या? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्लियर हो गया था ना। अब आगे बात करते हैं। देखो हम एक चीज़ जानते हैं कि इसके अलावा पृथ्वी पर और भी रेखाएं रेखांकित की गई हैं, जो कि काल्पनिक रेखाएं मानी जाती है। इसके अलावा पृथ्वी पर और भी रेखाएं रेखांकित की गई हैं। कौन कौन सी रेखाएं? तो एक रेखा तो हमारे सामने आती है ना उत्तर में, और एक रेखा आती है दक्षिण में, ना 2 रेखाएं आती हैं। देखो उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा होती है जिसका नाम होता है 23.5 डिग्री। क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और एक रेखा नीचे होती है 0 डिग्री के नीचे, तो इसे बोलते हैं 23.5 डिग्री। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। एक तो उत्तर में है जिसे उत्तरी अक्षांश कह रहे हैं, एक दक्षिण में जिसे दक्षिणी अक्षांश कह रहे हैं। एक उत्तरी अक्षांश है, एक दक्षिणी अक्षांश है। तो इसका मतलब क्या? जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यह किसकी परिभाषा है? तो ये कर्क रेखा की परिभाषा है। किसकी परिभाषा? कर्क रेखा। है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम क्या है? कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। तुमसे पूछे कर्क रेखा की परिभाषा बताओ तो क्या बताओगे? है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये एक परिभाषा ये मिलेगी। तो देखो पहला तो हमने पढ़ा है विषुवत रेखा को, तो विषुवत रेखा की परिभाषा मैंने बता दी आपको। पहला बिंदु हो गया क्लियर। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है कि कर्क रेखा क्या है। तो कर्क रेखा क्या है? तो कर्क रेखा आप लिखोगे यहाँ पर क्या क्या वर्ग कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ये परिभाषा इसका हो गया, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम क्या है? कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दक्षिण की। अब हमारा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब क्या है? मकर रेखा। इसका नाम क्या है? मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम क्या है? मकर रेखा। तो नेक्स्ट हमारी एक रेखा मिल गई हमको कि मकर रेखा। तो मकर रेखा की परिभाषा क्या आ जाएगी? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। शब्द ध्यान रखना, दक्षिणी है कि उत्तरी है? उत्तरी आएगा तो कर्क लाएगा, उत्तरी आएगा तो कर्क लाएगा, दक्षिणी आएगा तो मकर लाएगा, दक्षिणी आएगा तो मकर लाएगा, ठीक है। ध्यान रखना दक्षिणी अक्षांश की बात कर रहा है, तो दक्षिणी लाएगा तो क्या लाएगा? मकर लाएगा। दक्षिणी आएगा तो क्या लाएगा? मकर को लेकर के आएगा। किसको लेकर आएगा? मकर को लेकर के आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। बीच में टॉपिक या पूरा हो गया? अभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ इसका, शूटिंग कर रहा हूँ, क्लास मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ अभी हो जाएगा, मैं 10 मिनट में ख़त्म करते हैं। चल तो फिर मैं देखिएगा समझ में आएगा नहीं आएगा? ये था पहले रेखाएं, मतलब रेखाएं याद करना बहुत जरूरी है। तुम्हें तो पता, तुम जैसे पढ़ोगे ना वन के बारे में पढ़ोगे तो वन तुम्हें जब ही आ सकता है जब रेखाएं आती होगी। अब तुम जैसे रटते रहो कब तक रटोगे? आप भूल जाओगे तुरंत के तुरंत। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इनको ध्यान रखना है, इन चीज़ों को, ठीक है। तो पढ़ते हैं, देखो आगे। तो हमने क्या किया? कर्क रेखा की परिभाषा याद कर ली, मकर रेखा की याद कर ली है, और विषुवत रेखा की याद कर ली। 3 रेखाएं हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि 23.5 डिग्री ही क्यों कर्क रेखा, 23.5 डिग्री ही क्यों मकर रेखा, 24 डिग्री क्यों नहीं की है, 22 डिग्री क्यों नहीं की है, ऐसा क्यों किया गया है? तो इसको समझिए पहले। हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य होता है, सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं इन तीनों रेखाओं के मध्य में। सूर्य किरणें, मान लो सूर्य किरणें जब सूर्य आता है यहाँ पर, तो इसमें किरणें जो होती है वो केवल इन्हीं तीनों रेखाओं के मध्य चमकती हैं। एक साल में सूर्य किरणें क्या होती हैं? इन तीनों रेखाओं के मध्य चमकती हैं, ठीक है। मतलब जब सूर्य सीधे किरण डालता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इसके लिए तुम्हें पता है, एक एग्जाम्पल लो। क्या एग्जाम्पल है? एक एग्जाम्पल ये है, देखो कि जैसे हमने टॉर्च ली है, एक टॉर्च, जब टॉर्च हम किसी दीवार पर मारते हैं
तो दीवार पर इसका मेन फोकस बिंदु होता नहीं होता, मेन फोकस बिंदु। इसके अलावा इस टॉर्च की कुछ होती है, कुछ रे इधर भी जाती है और कुछ इधर भी जाती है। तो मेन जो फोकस बिंदु सूर्य का होता है वो पृथ्वी पर किस जगह होता है? तो इन तीनों रेखाओं के मध्य में होता है। कितने? इन तीनों। तो 23.5 डिग्री उत्तरी के मध्य में रहता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी की, इसलिए 23.5 डिग्री उत्तरी को माना है और इसीलिए 23.5 डिग्री दक्षिणी माना है। 22 डिग्री होता नहीं है, ये तो 22 डिग्री मानते, 24 डिग्री होता नहीं है ना 24 डिग्री मानते। जो फोकस बिंदु है वो कहाँ पर रहता है? तो 23.5 डिग्री पर रहता है उत्तर में, और फोकस नीचे कहाँ पर रहता है? तो 23.5 डिग्री पर। इसलिए ये फिक्स जो एरिया माना गया है, इस एरिया का नाम क्या है? तो इस एरिया का नाम दे रहा है उत्तरी और दक्षिणी का नाम दे देता है। और ये जो एरिया है, एक समझो, जब सूर्य किरणें लंबवत चमक रही होंगी, यहाँ पर जब सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही होंगी तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कैसा होगा? गर्म होगा। कैसा होगा? गर्म होगा। यानी कि यह क्षेत्र कैसा होने वाला? गर्म होने वाला। और भूगोल की भाषा में गर्म क्षेत्र को कहते हैं क्या? उष्ण। क्या कहते हैं? उष्ण। यानी भूगोल की भाषा में गर्म क्षेत्र क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। क्या नाम दिया गया है? उष्ण। और क्षेत्र का नाम है कटिबंध। क्या है? कटिबंध। तो हमारे में टॉपिक होता है उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन। बताओ क्या है? उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंध बना कहाँ से है? उष्ण कहाँ से बना है? उष्ण कहाँ से बना है? यानी कि गर्म क्षेत्र, यानी गर्म शब्द का मतलब उष्ण होता है और क्षेत्र मतलब होता है कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र पृथ्वी पर कहाँ पाया जाता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र पृथ्वी पर कहाँ पाया जाता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। तो डालो हेडिंग उष्ण कटिबंध क्षेत्र। उष्ण कटिबंध क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ठीक है, क्या लिखोगे परिभाषा की? तो परिभाषा लिखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्वेश्चन में ना कर्क रेखा है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब क्वेश्चन में कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या हो जाएगा? ये मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र। क्वेश्चन में ना मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। उष्ण कटिबंध कहलाता है। उष्ण कटिबंध कहलाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, तो तुमसे पूछेगा कि पृथ्वी पर उष्ण कटिबंध वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पर है? कर्क रेखा मकर रेखा मध्य में है। कहाँ है? कर्क रेखा मकर रेखा मध्य में है। नेक्स्ट देखो, तो ये रेखा क्लियर हो गया। बाद में बात कर, क्षेत्र की बात तो बाद में बात करते हैं। अभी केवल रेखाओं को याद कर लो कैसे करें। ये रेखा याद हो जाएंगी तो उसके बाद में हमारी जो भी चीज़ें हैं वो आसान हो जाएगी। इसके बाद में अभी हमने चर्चा की है किसकी? हमने चर्चा की थी कि हमने एक टॉर्च ली थी, उस टॉर्च का मेन फोकस बिंदु था इन दोनों के मध्य में था। यानी जैसे एक सूर्य क्या है, एक टॉर्च है, और वो टॉर्च जब प्रकाश आता था एक मेन फोकस बिंदु होता है, उसका साइड में भी तो रह जाती हैं साइड वाली। इस मेन फोकस बिंदु के अलावा भी हमारा प्रकाश अंत जगह भी होता है, ये होता नहीं होता। तो सूर्य की तिरछी किरणें जाती हैं। क्या होती है? सूर्य की तिरछी किरणें। तो सूर्य की तिरछी किरणें कहाँ तक जाती हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ तक जाती है? 66.5 डिग्री तक, और दक्षिणी गोलार्ध कहाँ तक जाती है? 66.5 डिग्री तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री। लेकिन क्या है? ये उत्तर में है, इसलिए इसका नाम क्या? उत्तरी। क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा इसका नाम? उत्तरी अक्षांश। यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या नाम हो जाएगा? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब नीचे बात करते तो क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में हमें ये शब्दावली ध्यान रखनी भाई, विशेष रूप से। अगर शब्दावली ध्यान नहीं रहेगी तो हम भटक जाएंगे और हमें याद करने में बहुत क्या होगी, है ना, सहजता महसूस नहीं होगी। तो हमें क्या करना है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, है ना, क्या नाम देंगे, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या नाम देंगे? तो ऊपर वाले का नाम है आर्कटिक व्रत। क्या नाम है? आर्कटिक व्रत। तुम पढ़े हुए हो इससे पहले, जब हम दुनिया के महासागर पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सा सागर है? तो आर्कटिक महासागर है। तो आर्कटिक महासागर जो है ना, एक्चुअल में क्या है, हम इस हिसाब से इसको याद कर लेते हैं। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी इस रेखा का नाम क्या है? तो इसका नाम है आर्कटिक व्रत। क्या नाम है? आर्कटिक व्रत। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या था? दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या था? अंटार्कटिका था। क्या था? अंटार्कटिका। यानी अंटार्कटिका एक महाद्वीप भी है और अंटार्कटिका एक महासागर भी है। अंटार्कटिका एक महाद्वीप भी था और अंटार्कटिका एक महासागर भी था। इसका मतलब क्या हुआ कि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या हो जाएगा? यानी अंटार्कटिक। क्या हो जाएगा?
अंटार्कटिक व्रत क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक व्रत। अंटार्कटिक व्रत समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अंटार्कटिक व्रत किसे कहेंगे? तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम अंटार्कटिक व्रत होता है ना। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम अंटार्कटिक व्रत। पूछेगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम क्या हो जाएगा? आर्कटिक। उत्तरी की बात करते हैं, शब्द देखना है, शब्द एक ही शब्द चेंज हो जाए। उत्तरी बोलेगा तो आर्कटिक और दक्षिणी बोलेगा तो अंटार्कटिक। इतने भी खेल चेंज हो जाता है और इन शब्दों को पकड़ना है। अगर ये शब्द पकड़ में आ गया ना तो हमारा कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये शब्द पकड़ के देखो एक बार, इसलिए क्या बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्लियर हुआ था ना? तो अब क्या करते हैं, 66.5 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ से मानते हैं सूर्य की किरणें क्या थी? तिरछी सी। कैसी किरणें मार रहा है सूर्य? यहाँ पर तिरछी मार रहा था। सूर्य की किरणें यहाँ पर कैसी हैं? तिरछी है। कैसी किरणें हैं? तिरछी है। अब तिरछी किरणें हैं तो समझो, जब ये गर्म क्षेत्र था, जब ये गर्म क्षेत्र था, इस गर्म क्षेत्र का हमने नाम क्या दिया है? इसका नाम दिया है हमने उष्ण कटिबंध। क्या नाम दिया है? उष्ण कटिबंध नाम दिया, राइट? उष्ण कटिबंध। अब आता तिरछी किरणें हैं तो क्षेत्र गर्म होगा कि ठंडा होगा? यानी कि गर्म भी होगा ठंडा भी होगा, दोनों चीज़ें। तिरछी होगी तो गर्म भी होगा ठंडा होगा, दोनों चीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करें? इसका नाम शीत, यानी ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। तो शीत और गर्म दोनों कर सकते हैं हम यहाँ पर। यानी ठंडा ठंडा शब्द तो ठंडा, ये क्या है? गर्म। गर्म क्षेत्र हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसका नाम बनाते हैं, यानी जो इसके साथ हो रहा है वो नीचे वाले क्षेत्र के साथ में, वही ऊपर वाले के साथ में हो रहा होगा। इसकी विशेषता सेम होगी, ध्यान रखना है। नीचे वाले यानी ये जो जगह है वो दो जगह हो गई है, विशेषता सेम होने वाली है। विशेषता क्या सेम है? क्योंकि दो गोलार्ध हो गए ना, इसलिए। तो हमें यहाँ समझते हैं, देखो ठंडे को बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में शीत। क्या बोलते हैं? ठीक, शीत। और गर्म को बोलते हैं क्या? उष्ण। क्या बोलते हैं? उष्ण। तो इसका नाम होगा शीतोष्ण। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण। क्या नाम हो जाएगा? शीतोष्ण। अब क्षेत्र का नाम क्या था? कटिबंध। क्या हो जाएगा? कटिबंध। तो पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, उत्तरी अक्षांश के हिसाब से और दक्षिण के साथ दक्षिण के हिसाब से दोनों जगह पाया जाता है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ शीतोष्ण कटिबंध वन कहाँ पाए जाएंगे? तो जो क्षेत्र वहीं तो पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे? बहुत ईजी है। क्या है? बहुत ईजी है। पढ़ के देखो, इसे लिखो जल्दी से। क्या करना है आपको? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना के मध्य का क्षेत्र क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो आप डालो, हैंड डालो पहले, ये लिखो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। कटिबंध लिखो, शीतोष्ण कटिबंध कहाँ पाया जाता है? तो लिख लो कहाँ पाया जाता है। सीधे इसी का नाम लिख दो ना, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य का क्षेत्र। वो तो क्लियर है ना आपको? अरे डिग्रियाँ तो क्लियर हो गई ना, डिग्री जो बता रहे हैं उसका। तो सीधे उन शब्दों का लिख दो, सीधे सीधे क्या हो जाएगा? कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और आर्कटिक, सॉरी क्या है? आर्कटिक, यानी कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य का क्षेत्र। यही तो हो जाएगा। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा ये वाली होगी और लेकर कहाँ तक हो गया? कहाँ तक हो गया? आर्कटिक वृत्त। तो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य का क्षेत्र, ये वाला पूरा एरिया क्या हो जाता है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त का क्षेत्र। एक तो परिभाषा ये है, दक्षिण के हिसाब से बनाओ। एक दक्षिण के साथ तो बन जाएगी। दक्षिण के साथ क्या परिभाषा बनेगी? यानी कि मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, मकर रेखा और अंटार्कटिक, मतलब ये वाला क्षेत्र भी तो पूरा है, यहाँ से लेकर पूरा ये। तो मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य का क्षेत्र, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त का क्षेत्र, अंटार्कटिक वृत्त के मध्य का क्षेत्र, अंटार्कटिक वृत्त के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताओ? क्या कहलाता है? शीतोष्ण। तो शीतोष्ण स्थान दो जगह है, क्षेत्र का नाम एक ही है। स्थान दो जगह है, क्षेत्र का नाम एक ही है। जो विशेषता एक ही है वही विशेषता दूसरे की होगी। जो विशेषता एक ही है वही विशेषता दूसरे की होगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर हुआ? तो हमने आज क्या जाना है? हमने आज यानी दो रेखाएं जान ली है। मान लो 3 रेखाएं, कितनी डाल लें? 3 रेखाएं, 3 या 4 रेखाएं हो गई, 4 हो गई। कौन कौन सी हो गई? 5 हो गई। 5 रेखाएं हो गई। एक तो विषुवत रेखा हो गई, एक कर्क रेखा हो गई, एक मकर रेखा हो गई, एक अंटार्कटिक वृत्त हो गया, एक आर्कटिक वृत्त हो गया। 5 के बारे में जान लिया है। बाकी शेष जो भाग है वो नेक्स्ट में जैसे क्लास चलती है कल, तो उसके बाद बताते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।